नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि कॉलेज व्याख्याता की एक बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है और बहुत जल्द उसकी परीक्षा भी होने वाली है। तो साथियों यहाँ पर निश्चित रूप से आप सभी एक बेहतर तैयारी की शुरुआत आपने कर दी होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा हिंदी विषय की। अगर आप हिंदी विषय से कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट वाइज बुक्स बताऊंगा कि कौन सी किताबें आप पढ़ें ताकि आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके और आप अपनी एक सीट पक्की कर सके। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी किताबें बताऊँ ताकि आपकी जो तैयारी है वो एकदम परफेक्ट तैयारी आप कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक की। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बहुत बड़ी वैकेंसी ये है और शायद इतने ज़्यादा पदों पर वैकेंसी कभी आई नहीं और ना ही कभी भविष्य में आने की संभावनाएं हैं। तो बहुत अच्छा अवसर आपके लिए है। तो चलिए हिंदी विषय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर बात करते हैं कितनी इकाई या कितने यूनिट आपके पेपर में हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि विषय की बात करें तो 2 पेपर आपके होंगे। जी हाँ दोस्तों, विषय की बात करें तो वैसे तो टोटल 3 पेपर आपके होने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अंतर्गत, जिसमें 2 पेपर आपके विषय के होते हैं और 1 पेपर आपका राजस्थान की जीके का होता है। तो यहाँ पर केवल हम विषय की बात करेंगे तो देखिए हिंदी के 2 पेपर आपके होंगे। प्रथम पेपर की बात करें तो इसमें 5 इकाइयाँ, जी हाँ दोस्तों 5 इकाइयाँ आपके हैं। 5 जो इकाइयाँ हैं, पाँचों ही इकाइयों के जो टॉपिक हैं, जो विषय हैं, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो विषय वस्तु दी हुई है उसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, तैयार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर इकाई 1 यानी कि यूनिट फर्स्ट की बात हम करें तो देखिए हिंदी भाषा तथा व्याकरण, एक एक करके देखते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां, राजस्थानी ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप डिंगल। राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोलियां जिसमें मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाड़ी और वागड़ी। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिए हिंदी भाषा का उद्भव और विकास आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही हिंदी भाषा की जो प्रमुख बोलियां है जिसमें स्पेशली यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है इनको आप डीपली देखें, जैसे राजस्थानी ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी और ये राजस्थानी की जो भाषाएं हैं, बोलियां हैं, इनको आप थोड़ा डीपली आपको पढ़ना होगा। यानी कि ये जो भाषाएं हैं, ये जो बोलियां हैं, इनका विकास कब हुआ, कैसे हुआ और साथ ही कौन कौन से क्षेत्र में ये बोली जाती है, इनकी और भी कोई उपबोलियां हो, उपभाषाएं हैं तो वो भी आप अच्छे से देखें, पढ़ें। राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है तथा मानक हिंदी, इसके साथ ही देवनागरी लिपि की विशेषताएं एवं मानकीकरण भी आपको पढ़ना है। तो हिंदी भाषा की बात करें तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद हिंदी व्याकरण की भी कुछ जो चैप्टर हैं वो आपके इसमें रखे गए हैं, जिसमें मानक वर्णमाला, शब्द तथा शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, स्वर व्यंजन, समास, वाक्य और वाक्य भेद, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि। शब्द के व्याकरणिक प्रकार जिसमें बात कर सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि इकाई फर्स्ट हो या सेकंड हो या कोई सी भी इकाई, यानी कि जो दोनों पेपर हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो आपने अब तक पढ़ी हुई है, यानी कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है। केवल आपको इनको थोड़ा डीपली पढ़ना है और अच्छे से रिवीजन करना है। तो दोस्तों सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, कहीं भी आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इकाई फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 तरह के चैप्टर हमारे सामने हैं, व्याकरण और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो इसके लिए मैं जो बुक्स आपको बताने वाला हूँ ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए 2 बुक्स का नाम यहाँ पर मैं आपको विशेष रूप से बताने वाला हूँ जो आपकी हर यूनिट में काम आएगी। जी हाँ दोस्तों, चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, सभी यूनिट के लिए ये 2 किताबें आपको ज़रूर पढ़नी है। कौन कौन सी किताबें हैं वो आप नाम नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, आपने जो नेट जेआरएफ की तैयारी की थी वो जो किताब उस समय आपने पढ़ी थी वही किताब आप अभी भी पढ़े। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत उसी से करें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मैंने नेट जेआरएफ की तैयारी जब की थी तो मैंने प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की किताब पढ़ी थी। जी हाँ दोस्तों, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की बहुत अच्छी किताब आती है नेट जेआरएफ के लिए, तो वो मैंने पढ़ी थी। तो मैं यहाँ पर उसी के बारे में, यानी कि मैं उसी का नाम यहाँ पर लूँगा और आपने अगर कोई और किताब पढ़ी हो किसी भी पब्लिकेशन की तो आप वो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों एक किताब तो ये आप ज़रूर पढ़ें और इसी किताब से आप शुरुआत करें। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि वही टॉपिक आप पढ़ें
जो आपके कॉलेज लेक्चर के सिलेबस में। जी हाँ दोस्तों, पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी है, केवल कॉलेज लेक्चर के सिलेबस में जो टॉपिक है वही टॉपिक छांट के इस किताब से आपको पढ़ने हैं। अगली किताब का नाम जो मैं आपको बताने वाला हूं उसका नाम आप नोट कर लीजिए, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, इसके लेखक हैं गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे। बहुत अच्छी किताब है। ये किताब भी आपके प्रत्येक यूनिट में आपको पढ़नी है और हर इकाई के लिए, हर यूनिट के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। तो दोस्तों ये दो किताबें आपको जरूर पढ़नी है, कोई सा भी पेपर हो हिंदी विषय का और कोई सी भी इकाई हो, सभी इकाइयों में ये किताबें बहुत काम आपके आने वाली है। तो दोस्तों ये दो किताबें आपने नोट कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की अगर हम बात करें तो अभी जो दोनों किताबें बताई मैंने, एक तो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज जो नेट जेआरएफ के लिए मैंने पढ़ी थी, आप दूसरी किताब जो भी आपने पढ़ी है उसमें से आप ये टॉपिक वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की जो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास किताब मैंने बताई, उसमें भी ये चैप्टर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप इसको पढ़ें। दोनों किताबों से आप अच्छे से पढ़ें। और इसी के साथ डॉक्टर नगेंद्र का जो इतिहास है, डॉक्टर नगेंद्र हरदयाल का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें भी शुरुआत में भाषा से संबंधित कुछ जानकारी दी हुई है, तो वहाँ से भी आप थोड़ा सा इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। और फिर भी आप चाहे कि इसको और डीपली आप पढ़ें तो हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, इस नाम से कोई सी भी पुस्तक आप स्पेशली किसी राइटर की ले सकते हैं। भोलानाथ तिवारी की है, उदय नारायण तिवारी की, और भी जो राइटर हैं, तो स्पेशली एक किताब हिंदी भाषा का उद्भव और विकास आप चाहें तो ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक अपना क्लियर हुआ। इसके बाद बढ़ते हैं, देखिए हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के जो चैप्टर हैं इनको आप पढ़े तो दो किताबें जो है, मतलब यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। एक है हिंदी भाषिकी व्याकरण। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषिकी व्याकरण, हिंदी भाषिकी व्याकरण बहुत अच्छी किताब है। ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है उससे निकली हुई एक प्रामाणिक किताब है। और डॉक्टर राम लखन मीणा जी, जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राम लखन मीणा जी जो प्रोफेसर हैं वो इसके राइटर हैं। तो हिंदी भाषिकी व्याकरण किताब आप व्याकरण के इसके लिए ले सकते हैं। और साथ ही एक और किताब मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी, राघव प्रकाश की व्याकरण। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राघव प्रकाश एक राइटर हैं, उनकी किताब है व्याकरण की। आप दुकान पर जाएंगे तो इनका नाम अगर आप राइटर का लेंगे तो आपको किताब वहाँ पर दे देंगे। तो दोस्तों व्याकरण की दो किताबें मेरे ख्याल से सफिशिएंट हैं, एक से भी आप काम चला सकते हैं। तो ये इस तरीके से यूनिट फर्स्ट की हम बात करें तो ये किताबें जो मैंने बताई, इनको आप पढ़ करके एक बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं यूनिट 2 यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र। देखिए भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र बहुत ही अच्छे ये टॉपिक हैं और इनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पर ला सकते हैं। इनकी बेहतर तैयारी अगर आप करते हैं तो देखिए इनमें क्या क्या आपको पढ़ना है। काव्य परिभाषा, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और साहित्य का स्वरूप। भारतीय काव्य शास्त्र में देखिए रस सिद्धांत, साधारणीकरण, रस निष्पत्ति, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत। इसमें आपको अलंकार और छंद भी कुछ यहाँ पर पढ़ने होंगे। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, वयन, सगाई और अपनुति, ये अलंकार आपको पढ़ने हैं। छंद की बात करें तो दोहा, चौपाई, सोरठा, उलाला, छप्पे, कुंडलिया, गीतिका, हरि गीतिका, मंदाक्रांता और द्रुत विलंबित और कवित छंद आपको पढ़ने हैं। तो साथियों देखिए भारतीय काव्य शास्त्र में कोई बहुत बड़ा या बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस यहाँ पर नहीं दिया गया, बहुत ही शॉर्ट है और इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो पक्का आप इसमें सारे क्वेश्चन भारतीय काव्य शास्त्र से अगर आते हैं तो सभी क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। इसके लिए किताब यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों। देखिए दो किताबें मैं ऑलरेडी अभी आपको, जैसा कि मैंने बताया कि दो किताबें जो हिंदी के लिए स्पेशली मैंने आपको बताई है कॉलेज लेक्चर के लिए, उन दोनों किताबों को भी आप यहाँ पर पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, गोविंद पांडे सरस्वती पांडे का जो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है वो किताब, और साथ ही नेट जेआरएफ वाली जो किताब है वो आप ज़रूर पढ़ें। उसमें भी भारतीय काव्य शास्त्र से रिलेटेड जो चैप्टर हैं वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, आप चाहें कि स्पेशली अलग से और किताब लें तो दोस्तों भगीरथ मिश्र की एक किताब आती है भारतीय काव्य शास्त्र, तो वो आप ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगीरथ मिश्र जो हैं वो हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, इनकी जो किताब है वो भारतीय काव्य शास्त्र के नाम से आती है, वो आप और स्पेशल डीपली अगर आप चाहें तो वो खरीद सकते हैं और उससे आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से 3 किताबें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। और छंद अलंकार की हम बात करें तो दोस्तों एक किताब और यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अलंकार पारिजात। जी हाँ दोस्तों, अलंकार पारिजात,
ये किताब है, ये भी बहुत अच्छी किताब है। ये नरोत्तम स्वामी एक राइटर हैं, नरोत्तम स्वामी, उनकी ये किताब है अलंकार पारिजात। इसमें आपको छंद अलंकार के साथ ही जो काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आपको पढ़ने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से भी आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 किताबें यूनिट 2 के लिए मैंने आपको बताया, जिसमें 2 किताबें तो कंपलसरी आपको पढ़नी है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। और इसके अलावा अलंकार पारिजात मैंने आपको बताई और साथ ही एक भगीरथ मिश्र की आपको बताई। तो ये 2 किताबें और ख़रीद करके आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इकाई 3 है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। साथियों, पाश्चात्य काव्य शास्त्र की अगर हम बात करें तो देखिए प्लेटो का काव्य सिद्धांत, प्लेटो का काव्य सिद्धांत, इसके अलावा अरस्तु का काव्य सिद्धांत, अनुकरण, विरेचन और त्रासदी, 3 काव्य सिद्धांत अरस्तु के आपको पढ़ने हैं। लॉन्जाइनस का उद्दात सिद्धांत, क्रोचे का अभिव्यंजना सिद्धांत, कोलरिज का कल्पना सिद्धांत, टी.एस. इलियट का परंपरा एवं निर्व्यक्तिकता सिद्धांत, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन और उत्तर आधुनिकतावाद तथा विखंडनवाद, ये आपको पढ़ने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी कोई लंबा चौड़ा नहीं, कम ही टॉपिक इसमें रखे गए हैं। तो इसकी भी आप अच्छे से तैयारी अगर करें तो अच्छे नंबर, अच्छे अंक इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए मैं आपको बुक बताना चाहूँगा। देखिए वही 2 किताबें यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो किताब पढ़ी वो, और पांडे वाली जो किताब है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उससे आप शुरुआत करिए। उसमें बहुत अच्छे तरीके से पाश्चात्य काव्य शास्त्र दिया हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। वो किताब है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, डॉक्टर विवेक शंकर जी। हाँ दोस्तों, डॉक्टर विवेक शंकर जी द्वारा लिखित एक बहुत अच्छी किताब है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जिससे आप यूनिट 2 और यूनिट 3 यानी कि भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही काव्य शास्त्र की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो मैंने किताबें बताई, इनको पढ़ करके आप बहुत अच्छी तैयारी इन दोनों यूनिट की कर सकते हैं। और आपको डीपली पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, आप ऊपर ऊपर का जो मोटा मोटा जो इसमें जो दिया हुआ है वो भी आप पढ़ें, लेकिन कई बार क्या करते हैं कि कैंडिडेट्स इनमें जो सामान्य बातें वही पढ़ते हैं, जो डीपली है वो बातें छोड़ देते। तो आपको सामान्य से लेकर के जो डीपली चीज़ें हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो भी पढ़ें। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि इसको समझे। जैसे अरस्तु का काव्य सिद्धांत है अनुकरण, विरेचन और त्रासदी, तो इसको आप समझे पूरी तरीके से, गहराई से। और लॉन्जाइनस का जो उद्दात सिद्धांत है लॉन्जाइनस का, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ें। इस तरीके से जितने भी ये सारे टॉपिक हैं एक एक करके आप अच्छे से पढ़ें, डीपली पढ़ें। कहीं भी आप ऐसा नहीं करें कि आप जल्दबाजी करें पढ़ने में। आपको बहुत अच्छे तरीके से, धैर्य के साथ, गहराई के साथ एक एक चैप्टर को समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए दोस्तों, अगला जो यूनिट है, अगली इकाई है, वो है आदिकाल एवं मध्यकाल निर्धारित पाठ। इसमें देखिए कुछ पद्य आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। बात करें तो पृथ्वीराज रासो, इसमें पद्मावती समय स्पेशल आपको पढ़ना है। ये चंद्रप्रदाय द्वारा जो लिखा हुआ है पृथ्वीराज रासो, इसमें केवल और केवल आपको पद्मावती समय ही पढ़ना है, और दूसरे जो पृथ्वीराज रासो के चैप्टर है वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। और ये देखिए नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा संपादित है। कबीर ग्रंथावली संपादित है श्याम सुंदर दास, इसकी आरंभिक 20 पद आपको पढ़ने हैं। साखियाँ पढ़नी है, गुरु को अंग एवं विरह को अंग, इसके प्रकाशक भी नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी है। मीरा पदावली की बात करें तो संपादक डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर, प्रकाशक रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर। भ्रमर गीत सार संपादक रामचंद्र शुक्ल। 21 से 50 पद आपको पढ़ने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि पद्मावती समय जो पृथ्वीराज रासो का है वो आपको पूरा पढ़ना है। और देखिए ये जायसी वाला पद्मावत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, जायसी वाला पद्मावत नहीं पढ़ना है। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो जो है उसमें एक समय है पद्मावत समय, ये आपको पूरा पढ़ना है। और देखिए जैसे कबीर ग्रंथावली के आरंभिक 20 पद हैं वो ही पढ़ें। इसके अलावा गुरु को अंग, वीरों को अंग स्पेशल जो दिया हुआ है उनको ही आपको पढ़ना है। मीरा पदावली शंभू सिंह मनोहर द्वारा संपादित ही होनी चाहिए, अन्य राइटर की नहीं लें आप, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। भ्रमर गीत सार की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार है वही आप पढ़ें। इसमें भी 21 से लेके 50 पद ही पढ़ने हैं, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे देखिए जायसी ग्रंथावली की बात करें तो इसमें नागमती वियोग खंड आपको पढ़ना है जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित है। कवितावली तुलसीदास द्वारा रचित है, इसमें आपको पद संख्या 65 से 110 तक ही पढ़नी है। नाम विश्वास, कलिवर्णन, राम नाम महिमा, ये इसके अंतर्गत हैं। 65 से 110 के अंतर्गत ये चीज़ें ही आपको पढ़नी है, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। तो कवितावली के 65 से लेकर 110 जो पद हैं वो आपको पढ़ने हैं।
ये संख्या है, पद संख्या यानी कि 65 से लेके 110 तक की आपको पढ़नी है। बिहारी रत्नाकर की बात करें तो देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा संपादित जो बिहारी रत्नाकर है, इसके आरंभिक 25 दोहे आपको पढ़ने हैं और प्रकाशक कौन है? गंगा पुस्तक माला कार्यालय लखनऊ। घनानंद कवित्व की बात करें तो देखिए संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 1 से लेकर के 25 छंद आपको इसके पढ़ने हैं। तो इस तरीके से साथियों ये जो चौथी इकाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग राइटर के अलग अलग पद्यांश आपको पढ़ने हैं, पद्य आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपको मैं इसके लिए स्पेशली मैं बताना चाहूँगा, देखिए कि आप मूल किताबें खरीदे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। देखिए पृथ्वीराज रासो है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो इसका पद्मावती समय आप खरीद करके पढ़ें। कबीर ग्रंथावली आप श्याम सुंदर दास द्वारा जो संपादित है वो भी मार्केट में मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के बात यही कि ये जो सारी किताबें हैं, जी हाँ दोस्तों, ये जो सारे चैप्टर आपको यहाँ पर दिए गए हैं इकाई 4 में, सारे के सारे आपको मार्केट में मिल जाएंगे। जयपुर में मैं बात करूँ तो चौड़ा रास्ता में सारी किताबें आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर सलाह यही देना चाहूँगा कि आप ये मूल किताबें खरीद कर ही पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, मूल किताबें खरीद करके आप पढ़ेंगे तो आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे मेरे हिसाब से। बाकी आप चाहें कि ये सारी चीज़ें एक ही किताब में मिल जाए तो मेरे ख्याल से आप मार्केट में जब ट्राई करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये किताब मिल जाएगी, क्योंकि वैकेंसी आई है तो कई राइटर, कई पब्लिकेशन क्या करते हैं कि सभी सिलेबस के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से एक किताब में सारी चीज़ें रख देते हैं। तो वो भी आप खरीद सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाएगी। जैसे 2019 में एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें एक वाणी प्रकाशन ने किताब निकाली थी। ठीक इसी प्रकार आप जब चौड़ा रास्ता जयपुर जाएंगे तो वहाँ पर आप दुकान पे जाएं और जब आप मालूम करेंगे वहाँ पर तो निश्चित रूप से ऐसी आपको एक किताब मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जो एक किताब है जिसमें सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे उसके भरोसे ना रहें, बल्कि आप कोशिश करें कि अलग अलग आपको ये किताबें, मूल किताबें मिल जाएं और व्याख्या सहित मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वही आप खरीदें और उससे ही आप तैयारी करें। तो मूल किताबें व्याख्या सहित अगर मिलती है तो वो प्राथमिकता आप उसको दें। बाकी एक किताब में अगर सारी चीज़ें मिल जाएँ तो वो भी आप खरीद करके तैयारी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इकाई 5, आधुनिक काल निर्धारित पाठ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है इकाई 4 वाले, तो ये कहीं ना कहीं जो आप नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो नेट जीआरएफ वाली किताब में आपको ये मिल जाएंगे। कुछ चैप्टर तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि नेट जीआरएफ और इसमें जो अभी ये जो सिलेबस है इसमें काफ़ी चैप्टर जो हैं वो समान हैं, एक जैसे हैं। तो आप वहाँ पर भी इसको तलाशें, वहाँ पर भी मिल जाए तो वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए इकाई 5 की तैयारी करें तो देखिए आधुनिक काल निर्धारित पाठ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कामायनी की बात करें तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो कामायनी है इसमें चिंता और श्रद्धा सर्ग आपको पढ़ना है। तो कामायनी आपको मूल किताब ही खरीदनी है, जहाँ तक मेरा आपको सलाह है, सजेशन है। तो दोस्तों मूल किताब खरीदें और केवल चिंता और श्रद्धा सर्ग ही पढ़ें। किसने किसको क्या कहा, कौन से पात्र ने क्या कहा, वो सारी बातें आप अच्छे से समझते हुए चले। एक एक लाइन अच्छे से पढ़े चिंता और श्रद्धा सर्ग की। राम की शक्ति पूजा की बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो साथियों स्कूली पाठ्यक्रम में भी ये कविता है, ये एक लंबी कविता है निराला जी की। तो स्कूली पाठ्यक्रम 11वीं 12वीं की किताबों में ये मिल जाएगी। इसके अलावा ग्रेजुएशन की किताबों में भी ये चैप्टर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता जो है वो भी आपको स्कूली पाठ्यक्रम या कॉलेज का जो पाठ्यक्रम है वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो मार्केट से स्पेशली इनको खरीद के पढ़ सकते हैं। तो मूल किताबें ही पढ़े, पूरी कविता पढ़े, लंबी कविता है, पूरी कविता आपको पढ़नी है और समझनी है। प्रेमचंद का गोदान उपन्यास भी साथियों आपको मूल किताब इसकी खरीदनी है, यानी कि गोदान उपन्यास ही पूरा पढ़ना है। आप शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल ना रहें कि शॉर्टकट में पढ़ लेंगे, ऐसा ना करें। ये मेरी स्पेशली आपको सलाह है कि पूरा गोदान उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा किसने क्या कहा और कौन सा पात्र कैसा है। मन्नू भंडारी का महाबोझ उपन्यास भी आप खरीदें और इस पूरे उपन्यास को अच्छे से पढ़ें। मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक बहुत अच्छा है और ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। लंबा पाठ नहीं है, छोटा सा ये नाटक है, इसको भी आप मूल किताब ला करके पढ़ें। निबंध की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल का श्रद्धा और भक्ति निबंध भी बहुत ही अच्छा निबंध है और आप इसको मूल यानी कि पूरा इसको पढ़ें, आप शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पढ़ी। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, वो आप खरीदें और उसमें आप श्रद्धा भक्ति को अच्छे से पढ़ें। हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी निबंध है और बहुत अच्छा निबंध है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, इसमें से बहुत सारे टॉपिक तो मेरे इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, उनके वीडियोज़ स्पेशली इसीलिए ये जो वैकेंसी कॉलेज लेक्चरर की इसी के लिए मैंने बनाया है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं, श्रद्धा और भक्ति, राघव करुणो रसो, और भी बहुत सारी ये जो नीचे कहानियाँ हैं, यात्रा वृत्तांत, इनसे संबंधित वीडियो बना करके चैनल पर डाले हुए हैं, तो यहाँ से भी आप इनको पढ़ सकते हैं।
और तैयारी कर सकते हैं। राघव, करुणो, रसो, कुबेरनाथ राय, ये सारी चीज़ें पिछली बार भी थी तो वैसे की वैसी है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो इनको भी आप मूल किताबों से ही पढ़ें। कहानियों की बात करें तो दोस्तों ये सारी कहानियाँ आपको एक ही किताब में मिल जाएगी। जी हाँ, आप जब चौड़ा रास्ता जाएंगे तो वहाँ पर आप कहें कि ये जो कॉलेज लेक्चर के सिलेबस में सारी कहानियाँ हैं ये हमें चाहिए, तो एक किताब में आपको ये मिल जाएगी। प्रतिनिधि कहानियों के नाम से ये किताब आएगी, उसमें सारी कहानियाँ आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो ये सारी कहानियाँ भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है वीडियो के रूप में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, सुन करके बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अभी नई कहानियाँ जोड़ी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम और ममता कालिया की आपकी छोटी लड़की, तो इनकी वीडियो भी जल्दी ही मैं डाल दूंगा, तो यहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप मार्केट से इन कहानियों को खरीद के पूरी कहानी पढ़े। देखिए कट टू कट नहीं जाएँ, आप सोचिए कि शॉर्टकट में हम इन कहानियों का जो सारांश है वो पढ़ ले, ऐसा नहीं करें। पूरी कहानियाँ अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है, एक बार ही नहीं बल्कि 2-3 बार कहानी को बार बार रिवीजन भी करना है। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो दोस्तों अमृतलाल वेगड़ का सौंदर्य की नदी नर्मदा बहुत अच्छा यात्रा वृत्तांत है और बहुत ही रोचक ये यात्रा वृत्तांत है। जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी रुचि इसमें बनती चली जाएगी और आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये भी आप मूल किताब खरीदें और इसको भी आप रोज़ाना आप पढ़ें, घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ेंगे तो बहुत जल्द आप इसको समाप्त कर देंगे और बहुत अच्छे से इसको समझते हुए आगे बढ़ें। महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ते हुए आप अंडरलाइन भी करते हुए जाएं ताकि रिवीजन में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यही सलाह आपको देना चाहूँगा कि चौथी और 5वीं इकाई के लिए ये जो किताबें हैं ये आप मूल किताबें खरीदें। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपको कविताएँ पढ़नी हो, चाहे आपको निबंध पढ़ने हो, कहानियाँ पढ़नी हो, ऊपर चौथे इकाई में जो पद्यांश दिए हुए हैं वो पढ़ने हों, तो दोस्तों सारी चीज़ों के लिए आप मूल किताबें पढ़ें, यानी कि पूरी कविता को पढ़े, पूरी निबंध को पढ़े, पूरी कहानी को और पूरे उपन्यास को आप अच्छे से पढ़े, शॉर्टकट नहीं अपनाएं। तो मूल किताबों से आप बेहतर तैयारी करें, मेरी आपको ये सलाह है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड पेपर की, द्वितीय प्रश्न पत्र की। इसमें देखिए वही 5 इकाइयाँ इसमें भी हैं। इकाई फर्स्ट की बात करें तो हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन, परंपरा और आदिकाल। जी हाँ दोस्तों, और इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, वही चीज़ें हैं जो आपने अब तक पढ़ी हुई है और कई बार आपके द्वारा ये चीज़ें पढ़ी हुई है। आपने नेट जेआरएफ की तैयारी की या अन्य किसी भी एग्ज़ाम की आपने तैयारी की होगी हिंदी विषय से, तो सारी चीज़ें आपके द्वारा पढ़ी हुई है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इकाई फर्स्ट की बात करें तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, काल विभाजन और नामकरण, प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथों का परिचय, आदिकाल, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को आप अच्छे से पढ़ लें। आदिकाल की प्रमुख जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ जिसमें सिद्धनाथ एवं जैन साहित्य, रासो काव्य परंपरा एवं तत्संबंधी प्रामाणिकता का प्रश्न। देखिए प्रामाणिकता से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा रासो काव्य का, तो इसको भी आप ढंग से पढ़ें कि किस किसने रासो काव्य को प्रामाणिक माना है, किसने नहीं माना है, और रासो काव्य की प्रामाणिकता से संबंधित और भी जो तथ्य हैं उनको आप बहुत अच्छे से आप पढ़ें। प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं जिसमें सरहपाद, गोरखनाथ, चंद्रवरदाई, नरपति नाल, अमीर खुसरो और विद्यापति प्रमुख, यानी कि ये जो कवि हैं, ये जो आदिकाल से संबंधित जो कवि हैं इनको स्पेशली आपको डीपली पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, इनको अच्छे से पढ़े, इनसे प्रश्न जरूर बनेगा। तो इकाई 1 में ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बढ़ते हैं इकाई 2 की ओर। देखिए भक्तिकाल, इकाई 2 में भक्तिकाल है। भक्तिकाल का ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक आधार आपको अच्छे से पढ़ना है। भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप क्या था, भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय, जी हाँ दोस्तों जो संप्रदाय हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, और साथ ही जो प्रमुख आचार्य हैं इनको भी आपको पढ़ना है, इनमें से प्रश्न जरूर आएगा। भक्ति आंदोलन का क्षेत्रीय वैशिष्ट्य और राजस्थान में भक्ति आंदोलन, तो दोस्तों ये जो चैप्टर राजस्थान में भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव रहा और भक्ति आंदोलन से संबंधित कौन कौन से जो भक्त कवि थे राजस्थान के उनको भी आप स्पेशली यहाँ पर पढ़ें। भक्ति आंदोलन एवं सामाजिक समरसता, भक्तिकालीन जो प्रवृत्तियाँ हैं जिनमें निर्गुण भक्ति साहित्य, कबीर, रैदास, दादू स्पेशल आपको पढ़ने हैं। सूफी काव्य की बात करें तो जायसी, कुतुबन और मंजन आपको डीपली पढ़ना है। कृष्ण भक्ति साहित्य में सूरदास, नंददास और मीरा, तो राम भक्ति साहित्य में तुलसीदास को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही डीपली और ऊपर ऊपर की चीज़ें दोनों तरीके से आपको इनको पढ़ना है, आपको अपनी तैयारी करनी है। एक भी टॉपिक, एक भी चैप्टर आप हल्के में ना लें, ये ना सोचें कि सूरदास, तुलसीदास पढ़ा हुए नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना है, चाहे कबीर, रैदास, दादू पढ़ रहे हो, चाहे तुलसीदास, चाहे जायसी या मंजन या कुतुबन, एक एक कवि को आप महत्वपूर्ण समझें और उनसे संबंधित सारी जानकारी अच्छे से आप पढ़ें, याद करें। बढ़ते हैं आगे, इकाई 3 रीतिकाल। देखिए रीतिकाल में बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस यहाँ पर नहीं रखा है, छोटा सिलेबस रीतिकाल का यहाँ पर रखा गया है। रीतिकाल का सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकालीन काव्य शास्त्र,
रीतिकालीन साहित्य की स्रोत सामग्री क्या रही है, ये भी आपको पढ़ना है। वर्गीकरण की बात करें तो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्य। प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। देखिए, प्रमुख कवियों में केशवदास, मतिराम, भूषण, देव, भिखारीदास, बिहारी, पद्माकर, सेनापति, आलम और गानानंद, ये आपको डीपली पढ़ने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक डाउट ये बना रहता है कि जैसे अभी भक्ति काल और रीतिकाल को हमने अभी सिलेबस को देखा तो इसमें कुछ ही कवियों का नाम दिया हुआ है, तो कई कैंडिडेट्स के मन में ये भ्रम रहता है कि क्या इनके अलावा बाकी जो कवि है उनको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए, चाहे आदिकाल हो चाहे भक्ति काल हो, ये जो कवियों का नाम दिया हुआ है, आगे आधुनिक काल में भी कुछ कवियों का स्पेशली नाम दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको इनको डीपली पढ़ना है। बाकी इनके अलावा जो कवि बचे हैं, शेष कवि, उनको भी आप जरूर पढ़िए। प्रश्न उनसे भी संबंधित पूछा जा सकता है, क्योंकि वो जो कवि हैं वो भी आदिकाल से संबंधित हैं, वो भी रीतिकाल से संबंधित हैं, वो भी आधुनिक काल से संबंधित हैं। तो आपको उन कवियों को भी एक बार जरूर पढ़ना है। बाकी ये जो कवि स्पेशली यहाँ पर कॉलम में दिए हुए हैं ब्रैकेट में, इनको स्पेशली डीपली आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। बाकी अन्य जो कवि बचे हुए हैं, जो छूटे हुए कवि हैं, उनको भी आप पढ़ें। उनको आप, ऐसा ना हो कि उनको बिल्कुल ही नहीं पढ़े, उनको भी आप जरूर पढ़ें। तो इस तरीके से आप तैयारी करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। इकाई 4 आधुनिक काल का जो काव्य है, आधुनिक काल ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये आपको पढ़ना है। 1857 का स्वाधीनता संग्राम, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु और उनका मंडल, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा जिसमें मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान प्रमुख हैं। छायावाद की बात करें तो देखिए, पृष्ठभूमि क्या रही इसकी, प्रवृत्तियाँ क्या रही, प्रमुख कवि और रचनाएं, जिनमें जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेव वर्मा स्पेशली आपको पढ़ने हैं। प्रगतिवादी काव्य में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर और मुक्तिबोध को आपको पढ़ना है। प्रयोगवाद और नई कविता की बात करें तो अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, विजय देव नारायण शाही और जगदीश गुप्त, इनको आपको पढ़ना है। समकालीन कविता की बात करें तो साथियों देखिए, अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, आलोक दनवा, लीलाधर जगुड़ी, वेणुगोपाल, अनामिका, अनुज लुगुन, नंद चतुर्वेदी और हरीश बादारी, इनको भी आप पढ़ें। ये ना सोचे कि इन कवियों को पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचे। प्रत्येक कवि जो यहाँ पर सिलेबस में दे दिया गया है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी के अन्य प्रसिद्ध कवि। तो दोस्तों सभी कवियों को और इनकी रचनाओं को आपको ध्यान से पढ़ना है कि कौन से कवि की कौन कौन सी रचनाएँ हैं। तो इस तरीके से आपको इन सब कवियों को अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान के साथ। और यहाँ पर भी मैं वही बात कहना चाहूँगा कि देखिए, चाहे छायावाद हो, चाहे भारतेंदु युग हो, तो उनसे संबंधित सभी कवियों को एक बार ज़रूर पढ़े। ये ना सोचे कि यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिए हुए इन्हीं कवियों को पढ़ लिया और आपकी तैयारी हो गई। इनके अलावा जो बाकी कवि छूट गए उनको भी आप एक बार ज़रूर देखें, इनको आप स्पेशली डीपली देखिए, ध्यान से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं 5वीं इकाई। जी हाँ दोस्तों, 5वीं और अंतिम इकाई की बात करें, इसके बाद मैं आपको बुक्स बताने वाला हूँ। 5वीं इकाई में देखिए, आधुनिक काल का जो गद्य है वो स्पेशली इसमें रखा गया है। हिंदी गद्य का विकास और भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता। देखिए, पत्रकारिता से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। भारतेंदु युगीन, विशेषतः भारतेंदु युगीन हिंदी पत्रकारिता, हिंदी गद्य जिसमें सरस्वती और महावीर प्रसाद द्विवेदी की भूमिका, इस चैप्टर को भी आप अच्छे से पढ़ें। हिंदी उपन्यास का विकास और प्रमुख रचनाकार, प्रमुख उपन्यासकार, हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार, हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास, प्रमुख नाटककार, हिंदी निबंध और आलोचना का विकास, प्रमुख निबंधकार एवं आलोचक, हिंदी की कथेतर विधाओं का विकास। देखिए, ये भी आपको पढ़ने हैं। जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र और यात्रा वृत्तांत, इनको भी आप अच्छे से पढ़ें। हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता, परंपरा और वैशिष्ट, यानी कि हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी पत्रिकाएं हैं, पत्रकारिताएं, उनको भी आप ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आधुनिककालीन जो गद्य है ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें से भी प्रश्न बनेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से आप ढंग से पढ़ें। अब यहाँ पर देखिए, किताबों की बात करें कि कौन कौन सी किताबें आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए 5 इकाइयों के लिए जो किताबें आपको पढ़नी है वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो वो जो 2 किताबें मैंने आपको शुरू में बताई, जी हाँ दोस्तों, नेट जेआरएफ के लिए जो किताब आपने अब तक पढ़ी है उसी किताब से आप शुरुआत करें इस द्वितीय प्रश्न पत्र की। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी चैप्टर हैं उसमें आपको मिलेंगे, तो वहाँ से आप इसकी शुरुआत करें। इसके अलावा हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे वाली जो किताब मैंने बताई थी वो किताब, तो इस तरीके से दोनों किताबें
जो है वो आपको द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए भी पढ़नी है। पूरी किताबें आपको अच्छे से ढंग से पढ़नी है, क्योंकि दोस्तों ये सारे चैप्टर इन दोनों किताबों में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। स्पेशली सेकंड पेपर जो आपका है, इसकी बेहतर तैयारी आप इन दोनों किताबों से कर सकते हैं। तो ये दोनों किताबें आप एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार पढ़ें, अच्छे से पूरे ध्यान के साथ पढ़ें। और इसके अलावा कुछ और किताबें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है उसको भी आप जरूर पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका जो इतिहास ग्रंथ है तो ये आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार आप इसको पढ़ लें तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। अगर आपके पास समय, आपको लग रहा है कि आप पढ़ लेंगे, कवर कर लेंगे, तो एक बार रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को आप जरूर पढ़ लें। और अगर आपको लग रहा है कि समय कम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पांडे वाली किताब पढ़ करके भी काम चला सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र हरदयाल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो अगर आपके पास समय हो तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, पांडे वाली किताब से आप काम चला सकते हैं। समय हो, आपको लग रहा है कि कवर कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें आप इन जो दोनों साहित्य ग्रंथ मैंने बताए हैं, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र हरदयाल का इतिहास, यहाँ से आप एक बार पढ़ लें तो अच्छा होगा। अब एक और किताब मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो 5वीं इकाई है साथियों, जो 5वीं इकाई है उसके लिए एक महत्वपूर्ण किताब है गद्य साहित्य। जी हाँ दोस्तों, गद्य साहित्य डॉक्टर विवेक शंकर की किताब, डॉक्टर विवेक शंकर की किताब है गद्य साहित्य। तो ये किताब आप पढ़ें तो इसमें गद्य से संबंधित पूरी जो बातें हैं, महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो इस किताब में आपको मिल जाएगी। तो 5वीं यूनिट जो है गद्य से संबंधित, उसकी बेहतर तैयारी आप इस किताब से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से सेकंड पेपर की बात करें तो यूजीसी नेट जेआरएफ की किताब जो है जिससे आपने तैयारी की वो सरस्वती गोविंद पांडे वाली किताब, और साथ ही गद्य साहित्य डॉक्टर विवेक शंकर वाली किताब, ये 3 किताबें आप जरूर पढ़ें। इन तीनों किताबों से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो जी हाँ साथियों, इस तरीके से ये जो किताबें मैंने आपको बताई बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। इन किताबों से आप एक बेहतर तैयारी आपकी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात स्पेशली आपको मैं कहना चाहूँगा, देखिए रिवीजन जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। रिवीजन स्पेशली आप करें। एक बार पढ़ करके आप ये ना सोचिए कि तैयारी हमारी हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, 2 से 3 बार आप इन किताबों को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तब जाकर के आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बुक्स आपने नोट कर ली होगी और इन किताबों को ला करके आप अपनी तैयारी, बेहतर तैयारी आप शुरू कर दीजिए, ताकि एक सीट आप पक्की कर सके। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो जितने भी यूनिट हैं, जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस में जो चैप्टर आपको दिए हुए, इनसे संबंधित बहुत सारी वीडियो चैनल पर मेरे द्वारा डाले हुए हैं। तो उन वीडियोज़ को भी देखें और उन वीडियोज़ को देख करके आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल होगी। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज लेक्चर की तैयारी के लिए लगभग 20 से 22 टेस्ट पेपर अब तक मेरे द्वारा डाले जा चुके हैं। तो इन टेस्ट पेपर को भी आप देखें। इसके अलावा और भी टेस्ट पेपर यूनिट वाइज मैं बना करके डालने वाला हूँ, कॉलेज लेक्चर स्पेशली, तो उनको भी आप टाइम टू टाइम देखते रहिए। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मोटिवेशनल वीडियो जो टिप्स है कॉलेज लेक्चर में सिलेक्शन के लिए, जो महत्वपूर्ण आवश्यक टिप्स हैं, मोटिवेशनल टिप्स, उनके ऊपर भी मैंने स्पेशली वीडियो बनाकर चैनल पर डाले हुए, उनको भी आप ज़रूर देखिए। सारी वीडियो जब आप देखेंगे तो आप अपनी एक बेहतर तैयारी, एक शानदार तैयारी आप जो है कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, कोई डाउट नहीं हो, और एक प्रॉपर तरीके से, एक जो सही दिशा और दशा होती है, एक सही गाइडेंस जो होता है, उसके हिसाब से आप प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों इन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें।